डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, ये मानते थे कि अमीर डैडी चाइल्ड लेबर कानून को तोड़ रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही सैलरी मांगूं, हर घंटे के कम से कम 25 सेंट। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों औरतों के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों औरतें उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो यह हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट के बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हां, डील के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक बड़े आदमी का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो मुझे आप पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एनालाइज कर रहे थे। बुरा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट हर घंटे के लिए। मैं आपकी शिकायत गवर्नमेंट से करूंगा। हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। शाबाश, अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग या तो जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है
कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण या बातचीत ही होता है? और क्या? इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, पर जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखे जाने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो बाकी लोगों से गुस्सा होने लगते हैं, जैसे कि अपने बॉस से, अपने काम से, अपनी पत्नी या पति से। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी नौजवान बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौकों की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच बातचीत की धाराएं बहने लगीं। आखिर जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीजें करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। पर सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिए थे। आप रिस्क मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, पर आपके लिए हार का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का ऑप्शन चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, पर अब मेरी जानने की इच्छा भी जाग गई थी और अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने की रिक्वेस्ट की है।
मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे